Hello, students. Today we are going to start the new biogeochemical cycle, and this is carbon cycle. And here we will study about the carbon element which move from biotic component to abiotic component into the environment and becomes available for the living and non-living things. And this is the topic from the class 9th biology, and the chapter name is natural resources. So carbon is the basic element of all living organism, and it is the backbone of the ऑर्गेनिक कंपाउंड. आप जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हो उसमें कार्बन जो होता है वो बैकबोन की तरह काम करता है, एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप देखेंगे तो उसमें कार्बन ज़रूर ही मौजूद होता है, वो उसका बेसिक एलिमेंट होता है. जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6. Here you can see this glucose is made up of 6 atoms of carbon, and likewise the protein, carbohydrate, fat, lipid, all type of vitamins, each and every organic compound, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें कार्बन ज़रूर मौजूद होता है. इसीलिए आप कार्बन को बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हो. ठीक है. और द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन इन द लिविंग मैटर इज़ 18%. ठीक है. अगर आप लिविंग मैटर में देखोगे तो कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो 18% होता है, एंड इट इज़ 100 times greater than its concentration in earth. So living things extract carbon from their non living environment. तो इन ये जो कार्बन लिविंग बींग्स में आया वो कहाँ से आया, वो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से आया. ठीक है. जैसा कि आप जानते हो बायो जियो केमिकल साइकिल में क्या होता है, जो भी जिस भी एलिमेंट का हम साइकिल पढ़ते हैं वो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से कंपोनेंट से लिविंग कंपोनेंट में ट्रांसफ़र होता है, फिर वो लिविंग कंपोनेंट से नॉन लिविंग कंपोनेंट में ट्रांसफ़र होता है. तो यहाँ पे जो लिविंग बींग्स में कार्बन आएगा वो कहाँ से आएगा, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से आएगा. ठीक है. तो देखिए कार्बन जो होता है वो पहले स्टोर कहाँ होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टोर होता है इन द लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म. ठीक है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और डेड ऑर्गेनिज्म हो गए उनके बॉडी में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, विटामिन, इन सब के फॉर्म में ये क्या होगा, उनकी बॉडी में मौजूद होगा. एंड एज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, और ये कहाँ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ये आपको कहाँ मिलेगा, इनटू द एनवायरनमेंट. ओके. इनटू द एनवायरनमेंट ये आपको मिलेगा एज अ कार्बन डाइऑक्साइड. आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, एंड प्लांट्स टेक इट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में सॉइल में आप जानते हो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जब वो मर जाते हैं तो वो क्या होते हैं, डीकम्पोज होकर सॉइल में मिक्सअप हो जाते हैं, जिसको आप ह्यूमस बोलते हो. तो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट होगा. एज फॉसिल फ्यूल एंड सेडिमेंट्री रॉक डिपॉजिट, और कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, फॉसिल फ्यूल जितना भी आप कोल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, ये सारे फॉसिल फ्यूल में कार्बन मौजूद होता है. सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं उसमें एज अ लाइम स्टोन, डोलोमाइट एंड चॉक, मिनरल्स के फॉर्म में कार्बन मौजूद होता है. इन द ओशन में जो है डिजॉल्व्ड एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, वो पानी में जो है ओशन के वाटर में क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है. तो वहाँ पे भी कार्बन मौजूद है CO2 के फॉर्म में, डिज़ोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में. एंड कार्बोनेट सेल, CO3 कार्बोनेट, यहाँ पे भी आप देख रहे हो कार्बन मौजूद है. तो यहाँ पे भी जो लिविंग बींग्स होते हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स, और वो शेल बनाते हैं. ठीक है. दे हैव शेल, और उनकी शेल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, तो वहाँ पे भी कार्बन मौजूद होता है. अब ये कार्बन जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ एक्सचेंज्ड अमंग द बायोस्फीयर, जियोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. ठीक है. अब इसका एक्सचेंज होता है तो साइकिल चलती है. कार्बन साइकिल जो है वो एक्सचेंज होती है किसके बीच में, बायोस्फीयर, गैस, जियोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. इन चारों स्फीयर के बीच में ये जो कार्बन है वो क्या होगा, एक्सचेंज होगा, जिससे उसी को आप क्या बोलोगे, कार्बन साइकिल.
ठीक है। तो ऑल दीज कंपोनेंट्स आर रिजर्वायर ऑफ कार्बन, और ये सारे कंपोनेंट्स क्या है, कार्बन के रिजर्वायर है। यहाँ पे कार्बन मौजूद होती है, वहाँ से टेकअप की जाती है। ओके, लाइक यू कैन सी इन दिस डायग्राम, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, इस कार्बन साइकिल के डायग्राम में यहाँ पर जो है वो CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में है, इनटू द एयर। वहाँ से ये देखिए प्लांट्स जो है इसको यूज़ कर रहे हैं इन द फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस जो है वो फोटोसिंथेसिस के तो CO2 इज़ यूज़ हो रही है प्लांट्स के थ्रू। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एनिमल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर रिलीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इन आफ्टर द इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में ये क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैन मेड बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल को जलाना, लाइमस्टोन को डीकम्पोज करना। जब ये लाइमस्टोन डीकम्पोज होता है और फॉसिल फ्यूल को बंद किया जाता है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है, कार्बन जो है वो रिलीज़ होती है टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो वहाँ से भी जो कार्बन है वो फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से कार्बन का जो है वो एक साइकिल चलता रहता है, ये ट्रांसफ़र होती रहती है फ्रॉम द एबायोटिक कंपोनेंट टू बायोटिक कंपोनेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो इन दिस लाइन डायग्राम यू कैन स्टडी अबाउट, यहाँ पे आप देख सकते हो हियर this is the CO2 in the atmosphere, and from there it is going into carbonates in the water. ये कार्बोनेट के फॉर्म में पानी में है, ओशन वाटर में, और उससे क्या बनेगा, लाइमस्टोन बनेगा। ओके, यहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्लांट्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में प्लांट्स में आएगी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर ये प्लांट कोल में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो कोल में वो कार्बन ट्रांसफ़र हो जाएगा, पेट्रोलियम में भी कन्वर्ट हो जाता है तो वो कार्बन पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये प्लांट्स जो है एनिमल्स इनको खा लेते हैं तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन है वो एनिमल्स में आ जाएगा। फिर एनिमल भी पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ज़मीन के अंदर बरी होकर दब कर। तो ये कार्बन एनिमल से पेट्रोलियम में भी आ गया। ये एनिमल से इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एनिमल्स जो होते हैं वो शेल्स बनाते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, तो वहाँ पे कार्बन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। देन फिर यहाँ से देखिए रिस्पायरेशन, एनिमल्स जो होते हैं वो रिस्पायरेशन करते हैं, तो आप जानते हो उसके एंड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या है, CO2 C है, ठीक है, कार्बन है। तो यहाँ पे जो है कार्बन जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। एंड अगर एनिमल्स और प्लांट्स का क्या हुआ, प्लांट्स का भी क्या हुआ, डीकम्पोजिशन हुआ, वो मर गए, उनका डीकम्पोजिशन हुआ, तो उसके एंड में भी जो कार्बन होगी वो फ्री हो जाएगी, वो फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से ये एटमॉस्फेयर एक रिजर्वायर की तरह काम करेगा। फिर से ये इनको क्या करेगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स को कार्बन प्रोवाइड करेगा, और फिर उसके बाद ये प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज्ड अप करेंगे, एंड अल्टीमेटली वो कार्बन जो है फिर से रिस्पायरेशन और डीकम्पोजिशन के थ्रू फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट में कार्बन साइकिल जो है वो रन करती है। हियर यू कैन रीड दैट, स्टडी दैट कार्बन जो है वो क्या है, सबसे पहले कहाँ मौजूद है, इनटू द एटमॉस्फेयर, इट इज़ प्रेजेंट इनटू द एटमॉस्फेयर। वहाँ से वो लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट होगी, थ्रू द बेसिक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये क्या होगी, लाइफ में एबायोटिक कंपोनेंट से बायोटिक कंपोनेंट में एंटर होगी। फिर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से लेंगे, एंड विथ एडिशन ऑफ वाटर के साथ सोलर रेडिएशन, सोलर एनर्जी की हेल्प से उन दोनों को कंबाइन करके क्या करेंगे, इनटू उसको कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, ठीक है। और ये तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो आइदर कन्वर्टेड इनटू अदर सबस्टेंस सच एज प्रोटीन, सेलुलोज और अमीनो एसिड, और यूज टू प्रोवाइड एनर्जी। ये ग्लूकोज या तो एज इट इज़ एनर्जी के लिए यूज़ हो जाएगा, या तो फिर ये प्रोटीन, सेलुलोज, अमीनो एसिड ऐसे सबस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द वाटर ऑफ द ओशन बाय सिंपल डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या होती है, ओशन में डिज़ोल्व हो जाती है। फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को
कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट में, ठीक है। एंड दे आर फिक्स्ड बाय सर्टेन मराइन बायोटा एंड आर एक्यूमुलेटेड एज कार्बोनेट रिच डिपॉजिट। प्लांट्स सॉरी जो ओशन में एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो कार्बोनेट की हेल्प से अपने शेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए कार्बन इज़ रिलीज्ड, फिर अब ये लिविंग बींग्स से कार्बन कैसे फिर वापस एनवायरनमेंट में अपने रिजर्वायर में पहुँचेगी, कैसे कैसे रिलीज़ होगी, तो बाय कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के फॉर्म में ये कार्बन जो है वो क्या होगी, फिर से अपने रिजर्वायर यानी कि एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होगी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। आप जानते हो ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पायर टू गेट एनर्जी। तो उस रिस्पायरेशन के रिएक्शन के एंड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है। अनदर प्रोसेस दैट एड्स द कार्बन, दूसरा प्रोसेस जिसे कार्बन फिर से ऐड होता है एटमॉस्फेयर में, वो क्या है, फॉसिल फ्यूल बर्निंग। जब आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हो तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, तो वो उस फॉर्म में भी, उसमें भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या है, यहाँ पे भी कार्बन है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में फॉसिल फ्यूल के जलने से कार्बन जो है वो फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगी। एंड आप फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हो फॉर डिफरेंट पर्पसेस, लाइक फॉर हीटिंग, कुकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल्स। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है आजकल जो है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंड ओशन में कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। इट हैज़ बिन ग्रेटली इंक्रीज्ड। और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर और ओशन में इंक्रीज़ होने से क्या हो रहा है, कुछ बैड इफ़ेक्ट हमको अपने एनवायरनमेंट पे देखने को मिल रहे हैं, लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो वी विल डिस्कस अबाउट इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। और ग्लोबल वार्मिंग जानने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस एक ग्लास का बना हुआ हाउस है, ठीक है, ग्लास का बना हुआ हाउस है। तो जिस भी जगह जहाँ जहाँ पे कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती है, तो वहाँ पे प्लांट्स ग्रो करने के लिए क्या होते हैं, शीशे के घर बनाए जाते हैं और उस घर के अंदर जो है प्लांट्स उगाए जाते हैं, ओके। तो होता क्या है कि जो सोलर रेडिएशन इस ग्लास के अंदर, हीट एनर्जी जो सोलर एनर्जी एंटर करती है वो इस ग्लास से वापस जा नहीं पाती है, इसके अंदर ट्रैप हो जाती है और अंदर का इन्वायरमेंट जो होता है वो हीटअप हो जाता है, वार्म हो जाता है और इसके अंदर प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। तो इसी इफ़ेक्ट को, ट्रैपिंग ऑफ हीट को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर भी करता है, ठीक है। लाइक यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अर्थ है और ये दिस इज़ एटमॉस्फेयर। यहाँ पे देखिए सोलर रेडिएशन यहाँ से आ रहा है, तो ये एटमॉस्फेयर जो है जिसमें गैसेस हैं लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये गैसेस क्या कर रही हैं, हीट को ट्रैप कर रही हैं, ठीक है, और वापस स्पेस में जाने नहीं दे रही हैं, जिससे हमारे एनवायरनमेंट का जो है एक नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन अगर ये गैसेस अगर इनकी क्वांटिटी बढ़ जाए तो ज़्यादा हीट ट्रैप होने लगेगा और हमारे जो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपने अभी देखा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परसेंटेज एटमॉस्फेयर में बढ़ गया, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी क्या हुआ, इंक्रीज़, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे अर्थ का जो एवरेज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर था वो इंक्रीज़ हो गया, बढ़ गया है, जिसको आप बोलते हो ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। एंड ग्लोबल वार्मिंग का बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा सूखा, बहुत ज़्यादा ठंडक, ठंडक में गर्मी, गर्मी में ठंडक, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म, स्टॉर्म, साइक्लोन, टॉर्नेडो, ये सारी चीज़ें आपको वेदर में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस देखने को मिल रही हैं। एंड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आपके ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, जिससे आपका ओशन लेवल, सी लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। सी लेवल इंक्रीज़ होगा तो जो लो लाइंग एरियाज़ होंगे वो क्या हो जाएंगे, सिंक हो जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे, जो ओशन सी के किनारे के एरियाज़ होंगे। ये साइड इफ़ेक्ट है।
तो ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बुरा असर पड़ने वाला है हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे अर्थ पे। एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। एंड ये इस वजह से हो रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ये जो गैसेस हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनका परसेंटेज बढ़ गया। और क्यों बढ़ गया? ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रीज़ की वजह से ये सारी गैसेस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ हो रही हैं, एटमॉस्फेयर में जा रही हैं और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रही हैं। So this is all about for this video, and in the next video we'll talk about the nitrogen cycle. Till then, thank you. God bless you.